हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पैडागोजी के क्वेश्चंस, जो कि सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो आप, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें मैं सिखाने वाली हूँ कि पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताने वाली हूँ, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। किस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये सब तरीका जो है मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पैडागोजी है ना, सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में ही सभी सब्जेक्ट में जो है पैडागोजी आता ही आता है। चाहे वो आपका सीडीपी हो, चाहे वो आपका ईवीएस हो, मैथ्स हो या लैंग्वेज का पेपर हो, चाहे एसएसटी हो या साइंस हो, सब में जो है पैडागोजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पैडागोजी को जो है ना, रटना नहीं है, ये टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। मतलब एज अ टीचर आपको अपने बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना है, अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा तो किस तरीके से मेथड का यूज़ करना है, अगर अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों के साथ किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से रहना है, अगर बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एज अ टीचर आपको पॉजिटिव होकर जो है इन आंसर को करना है, वही तरीका मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सीटेट आप अपना पहली बार में निकालना चाहते हैं, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। पैडागोजी की ये मैं सेकंड क्लास ले रही हूँ, जिसमें मैं सिखा रही हूँ कि पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी मैं सीडीपी करवा रही हूँ, इसके बाद जो है आपको ईवीएस हिंदी की भी क्लासेस दूंगी, साथ में एसएसटी की। एक एक करके सब क्लासेस जो है आप लोगों को पैडागोजी को सॉल्व करने का तरीका जो है मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर सीटेट के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, एक सही गाइडेंस की जरूरत है कि किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, चीज़ें समझ में आ जाती है, तो लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने जो भी आपके नियर हो, जो भी इस मतलब सीटेट की तैयारी कर रहे हो और सेल्फ स्टडी से अपना क्रैक करना चाहते हो, ताकि उन्हें जो है एक हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक शिक्षक को चाहिए कि एज अ टीचर, मतलब आप सोचिए कि आप एक टीचर हैं तो आपको क्या चाहिए। अब इस ऑप्शन को देखना, ठीक है, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। अब यहाँ पे क्या बोला, विशेष संस्कृतियों। भाई हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, तो हम कुछ विशेष संस्कृतियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ ही संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ ही संस्कृति की नहीं बात करना है, बल्कि एक क्लासरूम में जो है अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, तो सब बच्चों को जो है इंपॉर्टेंस देना। तो यहाँ पे विशेष संस्कृतियों को बढ़ावा देने की बात करें तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखी करें। मतलब कि वो विद्यार्थियों के बीच जो क्लासरूम है उसमें जो है जितने भी स्टूडेंट हैं, उसमें जो भी सांस्कृतिक विभिन्नता आपको दिख रही है या विविधता देखने को मिल रही है, उसकी अनदेखी करें। ऐसा एज अ टीचर आपको नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। शिक्षक को क्या चाहिए, क्या ऐसे आप, ये सही है, मतलब अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग विविधता के बच्चे हैं, आपको अपनी क्लासरूम में विविधता देखने को मिल रही है, तो आप उसकी अनदेखी कर देंगे? नहीं, वही तो आपको लेकर चलना है। ठीक है, सबको वैल्यू देना, सबको महत्व देना है। यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं और महत्व देती हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने विचारों से, अपने बातों से ऐसे बताएं कि वो कक्षा कक्ष में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, उनका वो सम्मान करती हैं, उन्हें महत्व देती हैं। तो ये बात तो एकदम सही है, बच्चों के पक्ष में है। ठीक है, इससे बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चे को लगेगा कि मैं स्पेशल हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, आपका थर्ड ऑप्शन तो सही जा रहा है। तीसरा डी देखते हैं, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। ये एकदम ही गलत है। कभी भी किसी भी ऑप्शन में तुलना शब्द आए, दो बच्चों को कंपैरिजन की बात की जाए, कंपेयर करने की बात की जाए, दो बच्चों में तुलना करने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पे जो है आपका सी सही होगा। अब तीन ऑप्शन क्यों गलत है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। कभी भी ऐसे ऑप्शन दिखे जो मैंने तीनों एलिमिनेट किया, तो वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, एज अ टीचर आपका वो तीनों ऑप्शन जो है गलत होना चाहिए। यह विचारधारा की, देखिए डैश, यह विचारधारा की सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है।
यह कौन सी विचारधारा है, डैश विचारधारा। सभी बच्चों को जो है नियमित विद्यालय व्यवस्था में, जो भी विद्यालय है उसमें समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मुख्य धारा शिक्षा के अकॉर्डिंग नहीं, विशेष शिक्षा के अधिकार नहीं, बहु सांस्कृतिक नहीं, समावेशी, यस समावेशी शिक्षा। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में जो है समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी रूप में विशिष्ट हो, या वो प्रतिभाशाली बच्चे हों, या वो क्रिएटिव हों, ठीक है, रचनात्मक बच्चे हों, या वो बच्चे किसी भी तरीके से जो है मतलब कि डिफरेंट एबल, मतलब कि कहीं ना कहीं जो है वो डिसेबल्ड बच्चे हों, मतलब कि किसी भी तरीके से वो उनमें विशिष्टता पाई जाती हो, थोड़ा उन्हें दिखाई सही से नहीं देता हो, मतलब कि दिखता है लेकिन अच्छी तरीके से नहीं, या उन्हें चलने में प्रॉब्लम है, इन सब बच्चों को जो है एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। चाहे सामान्य बच्चे हों या असामान्य बच्चे हों, विशेष, देखिए सामान्य बच्चे हों या विशेष बच्चे हों, सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। तो समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे जो है प्रभावी रूप से सीखते हैं जब कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। कभी भी ऑप्शन में ना याद करना, देखिए बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, जब पाठ्य पुस्तक में जो भी तथ्य है उसे याद करने की बात की जाए, बच्चों को क्या रटवाना है, रोट लर्निंग की बात की जाए, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करें। ऐसे तो क्लास जो है एकदम पैसिव हो जाएगी, बच्चा जो है बिल्कुल भी एक्टिव रहेगा ही नहीं। टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रही है, बच्चा चुपचाप लिख रहा है और अनुशासन बना हुआ है, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत होगा। बच्चे प्रभावी रूप से ऐसे में नहीं सीखते हैं, ठीक है। वे विभिन्न गतिविधियों व कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बिल्कुल, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, जब वो क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी हो रही हो, जो भी कार्य करवाया जा रहा है उसमें जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, सक्रिय हो, निष्क्रिय नहीं बात कर रहे हैं, सक्रियता की बात कर रहे हैं। बच्चे जो है एक्टिव रूप से भाग लें। जैसे कि अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो बीच में क्वेश्चन करें, बच्चे से पूछे खड़ा करके, तो अगर बच्चा बता ले रहा है तो इसका मतलब कि क्या है कि बच्चा जो है एक्टिवली सुन रहा है। अगर बच्चे को इस तरीके से ना दूसरे बच्चे भी एक्टिव हो जाएंगे कि नहीं, कभी भी उनका भी नंबर आ सकता है। तो ऐसे गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीखते हैं। तो ये बात तो सही की जा रही है। शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। शिक्षक जो है जितनी भी कक्षा में होने वाली घटनाएं हैं, बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित, देखो बच्चों को नियंत्रित नहीं करना है, बच्चे को आपको स्वतंत्र छोड़ना है। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत होगा। सी सही है कि कोई भी गतिविधि या कार्यों में बच्चे को जो है सक्रिय रूप से भाग लें। तो ऐसी शिक्षा जो है बच्चों के लिए जो है क्या होता है, बच्चे जो है इस प्रकार की शिक्षा में प्रभावी रूप से सीखते हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर पूरा हाईलाइटेड नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, चाहे वो CDP हो, चाहे वो आपका CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैं करवा रही हूँ, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस जो है अभी आप लोगों के ले रही हूँ। साथ में जो भी टॉपिक करवाती हूँ उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। 60 टॉपिक हम कर चुके हैं और इस 60 टॉपिक से मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो है 10 नंबर एकदम तैयार हो चुका है। मतलब जो 15 नंबर आपका बाल विकास से आता है वो 10 नंबर आप लोगों का तैयार हो चुका है। बाकी 4-5 टॉपिक जो बचे हैं वो मैं जल्द ही करवाऊंगी। लेकिन पैडागोजी भी, क्योंकि आप लोगों की 10 मार्क्स की पैडागोजी आती है, 5 मार्क्स की इंक्लूसिव एजुकेशन, ये 15 मार्क्स की भी तैयारी हमें करना है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि CDP में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। देखिए, सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इसका कॉस्ट नहीं लगता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम पर जो है नोटिफिकेशन मिले तो जो है आप जुड़िएगा। आपको समझ में आता है तो जुड़िएगा, अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, SST पेपर 2 SST वालों की जो NCERT की क्लास में बहुत बेहतर तरीके से कराने की कोशिश कर रही हूँ, पूरा हाईलाइटेड नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो भी SST वाले बच्चे हैं इसका जो है फ़ायदा उठाएं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से एक मदद मिल जाएगी। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। अभिकथन, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक, ठीक है, बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। संवादात्मक मतलब कि एक्टिव बनाने के लिए एक शिक्षा जो है कक्षा को
क्या है, एक रचनात्मक बनाने के लिए, संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास का जो पर्यावरण है उसी का उदाहरण लेती है। अब यहाँ पे आप सोचिए, एज अ टीचर आप जो है क्लासरूम को एक्टिवली मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है, तो अपने आसपास के बच्चों के आसपास का जो वातावरण है उसको उसी का जो है उदाहरण देते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका मतलब अभिकथन तो सही बात है। ठीक है, तर्क क्या दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक मतलब जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उससे जो है सीखने में जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो आसपास का जो वातावरण है उससे जो है हम पूरी तरह से जो है क्या होते हैं, परिचित होते हैं। तो बच्चों को जो है अगर उसी के वातावरण से जो है एग्जाम्पल दिया जाएगा तो बच्चे अच्छे तरह से सीखेंगे। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो भी बच्चों का वातावरण है वो सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी बात सही है। यहाँ पर ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ए भी दोनों सही है, आर ए की जो है क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ये आर होगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है हमें बहुत ही करनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में अभी कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल जो है सीडीपी के पेडागोजी हो चाहे आपका बाल विकास हो, सब में अगर पूरा मिला के देखें तो 5-6 क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अभी कथन और तर्क बेस्ड। 5वां क्वेश्चन क्या है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न डैश पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। आप बच्चों को हतोत्साहित कर देंगे तो बच्चा कैसे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कभी भी ऑप्शन में हतोत्साहित वर्ड दिखे वो हमेशा गलत है। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर आप बच्चे को अनुमति नहीं देंगे, उसे पार्टिसिपेट करने का अवसर ही नहीं देंगे, तो आपकी क्लासरूम जो है इंटरैक्टिव कैसे बनेगी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चे को जो है क्वेश्चन पूछने का अवसर देना है। ठीक है, पूछने से रोकना चाहिए, कभी भी रोकना, ये जो है इस तरह के ऑप्शन गलत होते हैं। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कक्षा है वो जो है एकदम एक्टिवली बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, इंटरैक्टिव क्लासरूम चाहते हैं, तो बच्चों को जो है क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी 3 क्यों गलत है, अगर इस तरह का ऑप्शन किसी भी पेडागोजी सेक्शन में दिखे तो वो आपका हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं की बात कर रहे हैं, नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। मतलब एक सार्थक अधिगम के लिए जो है इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो है जो नहीं है। ठीक है, तो सार्थक अधिगम मतलब कि अर्थ सहित अधिगम, मतलब बच्चे जो भी कुछ सीख रहे हैं एक अर्थ के साथ सीख रहे हैं। तो पुनरावृत्ति और अभ्यास, बिल्कुल बच्चों को जब चीज़ों को जो है पुनरावृत्ति कराई जाएगी, उनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो वो जो है एक क्या होता है, सार्थक अधिगम होता है। निर्देश व संचालन, ये भी बात सही है। अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो खोज के द्वारा परस्पर अपने अपने क्लासरूम में एक दूसरे के साथ जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एक दूसरे के साथ जो है क्या कर सकता है, वो जो है सीख सकता है। मतलब कि खोजबीन के द्वारा और एक्टिवली एक दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके जो है वो क्या करेगा, वो क्या मतलब उसका जो अधिगम है वो सार्थक होगा, उसकी लर्निंग जो है अर्थपूर्ण होगी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण करके, याद करके, रोट लर्निंग, इस तरह का जो है कभी भी अधिगम सार्थक नहीं होता है। तो ये क्या है, आपका गलत होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, कंठस्थीकरण और स्मरण। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो हिट लाइक बटन, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 7वां क्वेश्चन। अभिकथन क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाते हैं। मतलब कि जो भी स्टूडेंट है उनके द्वारा जो भी गलतियां की जा रही हैं या जो भी उनसे त्रुटियां हो जा रही हैं वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की असफलता को दर्शाती है। तो ये तो भाई सरासर आपका जो अभिकथन है ये गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां ये बताती है कि बच्चा जो है कुछ करने का प्रयास कर रहा है। तो ये असफलता को नहीं दर्शाती हैं, ये बच्चे के करने के प्रयास को दर्शाती हैं। ठीक है, भले ही वो गलत कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जो है ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि वो गलतियाँ जो है उसकी असफलता को नहीं दर्शा रही, बच्चा जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बच्चे में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ये भी ऑप्शन गलत। हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे जन्म से ही
क्रियोसिटी उनके अंदर होती है, वो जानने की इच्छा होती है, उन्हें जो है सीखने की, बस उन्हें जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमेशा जो है उन्हें ये सोचने की क्षमता नहीं होती, ये सरासर गलत है। बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता होती है। ठीक है, ये आपको एक मैंने जग और मग विधि बताया था कि जग और मग विधि क्या होता है, जिसमें एज अ टीचर को सब कुछ आता है और बच्चा जो है जन्म से ही मंदबुद्धि पैदा होता है। ठीक है, तो ये जो है एक ट्रेडिशनल मेथड होता था, जिसमें एक टीचर जो है अपना पूरा एक ज्ञान बच्चे के अंदर सोचता था कि मुझे ही सब कुछ आता है, बच्चे को कुछ नहीं आता है, और वो अपना ज्ञान बच्चे के अंदर डालता था। तो ऐसा नहीं होता है, ये मेथड जो है गलत है। बच्चे जो है जन्म से ही वो सोचने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं, उनमें सोचने की क्षमता होती है। बस ये हो सकता है कि आपके और उसके सोचने का जो मात्रा है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बच्चे की सोचने की क्षमता होती है। बच्चे जन्म से जो है क्रियोसिटी होती है उन्हें चीज़ों को जानने का। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों गलत हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ए और आर दोनों गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट होगा, बाकी जो है कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की जो गलतियां हैं बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या दूसरा क्या है, अधिगम का एक भाग है, उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। देखिए, जो बच्चों की गलतियां हैं ना, उसमें जो है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। ये ऑप्शन भी एक टाइम के लिए हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों का एक भाग है, सॉरी, अधिगम का एक भाग है। जो गलतियां हैं ना, ये भी हमारे लर्निंग का ही एक भाग है। बिल्कुल बात सही है। उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अगर वो गलती कर रहा है तो उसका जो विचार है उसमें एक जो है एक दिशा निर्देश देती है, एक अंतर्दृष्टि देती है। तो ये भी बात सही है। अब इन दोनों में आपका ये वाला जो है एकदम एग्जैक्ट सही है। ठीक है, मतलब कि ये ऑप्शन जो करेक्ट है। आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। नहीं, गलतियां महत्वहीन नहीं होती। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, ये जो है हमें आगे बढ़ने को रास्ता दिखाती हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। इस तरह के ऑप्शन हमेशा जो है गलत होंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट। जब शिक्षक को विद्यार्थियों व उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, देखिए, जब शिक्षक को अपने बच्चों को लेकर, उनकी योग्यता को लेकर एक सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तब विद्यार्थी निश्चित हो जाते हैं कि सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। का उत्साह भंग हो जाता है, वह दबाव में आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित, जब आप अपने बच्चे को, खुद सोचिए, एज अ टीचर आप क्या करेंगे, बच्चों के ऊपर विश्वास करेंगे, उनकी योग्यता पर विश्वास करेंगे, तो बच्चे ना प्रेरित होंगे, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा कि टीचर को मेरे पर विश्वास है, मुझे और आगे करना है, वो मोटिवेट होंगे। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। बाकी तीन क्यों गलत है वो मैंने बता दिया। ऐसा नहीं कि किसी रूप में प्रभावित नहीं करता, प्रभावित करता है। ठीक है, सकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। उत्साह भंग इससे नहीं होता, उत्साह और बल्कि बच्चों का बढ़ता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपका गलत है। फोर्थ जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन। एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षिका को बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम बनाना है, तो किस तरह से प्रोत्साहित वो करेगी। पुस्तक से एक ही प्रकार के, देखो, एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, कभी भी ऑप्शन में एक ही तरह का कुछ भी हो तो वो जो है एक ही तरह के उत्तरों का अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना। एक ही तरह के उत्तरों के, प्रश्नों के उत्तर के लिए, इससे बच्चे के अंदर कहाँ भाई आगे कहाँ बढ़ेगा। एक ही प्रकार के प्रश्नों का अगर वो अभ्यास करेगा, उसके अंदर जो है क्या दिखना चाहिए, विभिन्नता देखनी चाहिए प्रश्नों की। तो ये तो गलत है। पाठ्य पुस्तक में सूचनाओं का कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की समस्याओं के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने और बहुविकल्पों, देखिए यहाँ पर अगर तो है ना, पुस्तक में बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करने के लिए अभ्यास करना भी कहीं ना कहीं जो है एक तरह से गलत होता है। लेकिन अवसर दे रहे हैं यहाँ पे, पर्याप्त मात्रा में अवसर दे रहे हैं तो हो जाता सही। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही प्रकार के प्रश्नों की बात कर दिया ना, तो ये आपका ऑप्शन को गलत कर दे रहा है। कंठस्थीकरण तो वैसे ही गलत होता है। रोट लर्निंग, याद करना, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने, मतलब जो भी समस्या उसके बारे में अनुमान लगाने के लिए कहना, और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब किसी भी समस्या का समाधान कई विकल्प हो सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान कई तरह से हो सकता है, तो उसके लिए प्रोत्साहित करना। तो ये बात तो एकदम सही है, बच्चा सोचेगा, यहाँ पर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होगी। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, नहीं, इस तरह के प्रश्न ऑप्शन जो है हमेशा गलत होते हैं। तो यहाँ पे सी जो है आपका सही होगा। देखिए, कभी भी जब पैडागॉजी सॉल्व करो तो याद रखिएगा, जिसमें बच्चे को
को जो है पार्टिसिपेट करने की बात करी जा रही है, बच्चे को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है, बच्चे पर फोकस किया जा रहा है, वो ऑप्शन जो है हमेशा करेक्ट होता है। 11th क्वेश्चन, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में बात की जा रही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण होती है। मैंने बताया था कि आनुवंशिकता नहीं बल्कि वातावरण का भी रोल होता है, तो केवल आनुवंशिकता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। नहीं, जो बच्चों की आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, वो उनकी प्रेरणा को, अधिगम को सीमित नहीं करती हैं। ऐसा नहीं, इस तरह से आप बच्चे को जो है क्या कर रहे हैं, उसको जो है नीचा दिखा रहे हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत होगा। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंडित, पुरस्कृत करना एक टाइम के लिए सही है, लेकिन दंडित करना ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, बच्चों का जो स्वभाव है ना, वो स्वाभाविक रूप से ही कुछ भी सीखने के लिए प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। बाकी 3 क्यों गलत है वो मैंने बता दिया। इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपको जो है आंसर तक पहुंचना है। एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, मतलब एक प्रारंभिक कक्षा में बच्चे, हर एक बच्चा अपने साथ जो है स्कूल में अनुभव लेकर आता है, तो उसको एज अ टीचर आपको क्या करनी है, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, उसके अनुभव को आपको महत्व देना है, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे को क्या लगेगा कि उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो बेकार है, जो भी उसने पहले से कुछ भी ऑब्जर्व किया था, देखा था, वो सब कुछ गलत है। तो ऐसा नहीं है, बच्चा बहुत कुछ सीख कर आता है, अपना एक एक्सपीरियंस लेकर क्लासरूम में आता है, उसको हमें वैल्यू देना है, उस पर ध्यान देना है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, बिल्कुल, उन्हें शामिल करना चाहिए, उनके अनुभव को, उसको महत्व देना चाहिए। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आपका देखो यहाँ पे अगर कुछ आपको नहीं भी आता होगा ना, तो भी आप इस आंसर का करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। उपेक्षा, ध्यान नहीं देना, अस्वीकार, एज अ टीचर आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो बच्चा क्या अनुभव कर, पहले ही डिमोटिवेट हो जाएगा, पहले ही वो जो है कुछ आगे बढ़ने से पहले ही वो जो है उसको लगने लगेगा कि उसको कुछ भी नहीं पता। अगर उनके बातों को वैल्यू देंगे तो बच्चे को जो है इससे जो है प्रोत्साहन मिलेगा और वो जो है आगे सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका की बात कर रहे हैं। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पे टीचर के आराम की बात नहीं करिए, बच्चे के आराम की, कि उन्हें बच्चे जहाँ पे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, तो ये बात तो सही है। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों को देना जहाँ बच्चे एक दूसरे के बीच जो है डिबेट कर सके, संवाद कर सके, पूछ सके, तो ऐसा माहौल उन्हें प्रोवाइड करना, उनमें डर नहीं पैदा करना है, उनको जो है मोटिवेट करना है पूछने के लिए, तो ये बात तो सही है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन, कभी भी ऑप्शन में अनुशासन की बात की जाए वो ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। निर्धारित मतलब एक स्टैंडर्ड पाठ्य पुस्तक का पालन करना, निर्धारित बोल दिया तो ऐसा कुछ हो तो ऑप्शन वो गलत होता है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बार बार दोहराना या उसके लिए जो है पाठ्यक्रम को टाइमली पूरा करने पर फोकस करना, एज अ टीचर की भूमिका, एक शिक्षक की भूमिका जो है ये नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा की बात की जा रही है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ठीक है, योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। क्या ये सही है? बच्चों को आपको सामग्री जो है क्या करवाना, प्रोवाइड करना है, ना कि उसे दूर रखना है जिससे कि लंबे समय तक एक ही चीज़ वो करता रहे, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ कोने हो, खुली गतिविधियों की कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हो, खुली ताक में रखी हो, मतलब ताक मतलब सेल्फ, खुली सेल्फ में रखी हूँ, जो दिन के किसी भी समय में प्राप्त किया जा सके। तो एक समृद्ध कक्षा के लिए ऐसा होना इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छी बात है कि एक कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हो, पूरा जो है बच्चे जो है
स्वतंत्र होकर जो है किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो बाल साहित्य हैं और वो सामने रखी हों और बच्चा जो है किसी भी समय उसे लेकर पढ़ सके, तो ये तो अच्छी बात है। एक कक्षा समृद्ध जो शिक्षा है ये इसको जो है प्रोत्साहित करेगी, ये बात सही है। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित करके, एक अलमारी में रख के बंद करके साफ सुथरी तरह से रख देंगे तो उसका क्या महत्व होगा, वो तो बच्चे के पहुंच से बाहर होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका है सी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को पेडागॉजी को किस तरीके, ये तो अभी बेसिक से मैं चल रही हूँ, इसका जो है लेवल हाई करती जाऊँगी और आप लोगों को बहुत तरीके से मैं बताऊँगी कि किस तरीके से आप इन ट्रिक्स को याद करके जो है बहुत ही आसानी से पेडागॉजी पर बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसकी जो है मैं आप लोगों को 10 से 15 क्लास दूंगी, प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, जिससे आप लोगों को केवल सीडीपी ही नहीं बल्कि वो आपका जो लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है, लैंग्वेज में भी हेल्प करेगा, ईवीएस हो या आपकी एसएसटी हो, सभी सब्जेक्ट को लेकर जो है मैं पेडागॉजी करवाने वाली हूँ, प्रैक्टिस पेडागॉजी करवाने वाली हूँ और 10 से 15 क्लास की मैं पेडागॉजी कराऊंगी। और आप लोग देखेंगे कि पेडागॉजी जो है जिसमें कि सीडीपी में आप लोगों को पता है 10 मार्क्स की आती है, आपकी लैंग्वेज में जो है चाहे इंग्लिश हो हिंदी 15 मार्क्स की आती है, ईवीएस में आपका जो है ये 15 मार्क्स की आती है, एसएसटी में आपकी जो है ये 20 मार्क्स की आती है। तो ये जो है आप बहुत ही आसानी से नंबर ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप जो है 90+ लेकर आ सकते हैं, जो कि आपका सेफ स्कोर होता है। सबसे पहला फोकस होना चाहिए, क्योंकि CTET के मार्क्स आप लोगों को बता दूं ना, सिर्फ क्लियर मांगा जाता है किसी भी एग्जाम में आगे आपको अपेयर होने के लिए। ठीक है, ये नहीं आपके आते हैं 120 140 तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट इसका कहीं पर भी ये नंबर जुड़ते नहीं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो CTET क्लियर करने पर होना चाहिए कि आपको जो है 100+ लेकर आना है, तभी जो है आप इस स्कोर को मतलब अचीव कर पाएंगे, मतलब लेकर आ पाएंगे। तो ये मैं आप लोगों को मदद करूंगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बस आप जुड़ जाइए। आपका सपोर्ट रहा तो पूरा जो है मैं यहीं पर आप लोगों को पूरी तैयारी कराऊंगी और आप फिर देखेंगे कि आप जब पेपर देकर आएंगे तो आप लोगों को खुद रियलाइज होगा कि हाँ आप लोगों ने जो है कैसा पेपर किया। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक हेल्प मिल जाए। ऑल द बेस्ट।